चला जाए, स्टार्ट करते हैं। कल हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के प्रेफरेंशियल राइट्स आपको बताए थे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के दो प्रेफरेंशियल राइट्स मैंने कल आपको बताए थे। पहला कि आपको राइट ऑफ डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास, कि उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले एक सर्टेन रेट ऑफ परसेंटेज पे इंटरेस्ट मिलेगा, सॉरी डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, एक तो ये प्रेफरेंशियल राइट है, और दूसरा प्रेफरेंशियल राइट है कि भैया जब उनके पास में जब उनको पूंजी वापस हो रही होगी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के टाइम में, तो पहले जो लोग को पूंजी वापस होगी उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले वापस होगी। लेकिन अगर कुछ पैसा कंपनी के पास में वाइंडिंग अप पे बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा वापस होगा, वरना तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। ठीक है, यहां तक बात हो गई थी। अब उससे आगे आज हम लोगों को देखना है, और हम लोगों को टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स देखने हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स के हमारे पास में कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन था? नहीं हटाएं, लगाएं। चलिए, अभी कौन सा टॉपिक पढ़ाइएगा बेटा? अभी यही कंपनी का थ्योरी पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के टाइप्स पढ़ाएंगे, और उसके बाद पढ़ाएंगे ऑथराइज शेयर, इशूड शेयर का पेड अप शेयर, ये सब क्या होता है, ये सब सारी बातें समझाएंगे। ठीक है, थ्योरी ही चलेगा। थ्योरी का पोर्शन आज कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर दें। आइए, तो प्रेफरेंस शेयर होल्ड में हमने डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमने पढ़ने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ना है। पहला क्लास है हम लोगों के पास में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। ठीक है, समझिएगा, अगर आपको आता है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं आता है तो आप एक नई चीज समझेंगे। जिन्होंने 11th में पढ़ा हुआ था उनको याद होगा, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ था उनको याद आ जाएगा। पेज नंबर 8.7 अगर आप टीएस गरेवाल देख रहे हैं तो। ठीक है, 8.7 अगर आप टीएस गरेवाल देख रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप डीके गोयल से पढ़ना चाहते हैं आप घर जाके आराम से पढ़ सकते हैं। घर जाके कहने का मतलब मेरे पढ़ाने के बाद आप आराम से पढ़ सकते हैं, सेम चीजें लिखी हुई हैं वहां भी। आइए, बोलता है हमारे पास में क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विद रेफरेंस टू डिविडेंड दो प्रकार के होते हैं। पहला बोलता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरा बोलता है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एक के बाद एक दूसरे पे जुड़ते जाना, और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब होता है नहीं जुड़ना। ठीक है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, जुड़ते जाना। जैसा आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, मान लो मैंने ये फिगर लिखा 7 6 3 2 10, तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगा? 6 7 6 13 3 16 10 26। दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेशन। जब पिछले वाले फिगर के साथ में नई वाली फिगर जुड़ती जाती है इसको क्यूमुलेशन बोलते हैं। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। बोलता है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिसमें ये राइट होता है, शेयर होल्डर को ये अधिकार होता है कि अगर पिछले साल उसको डिविडेंड नहीं मिला है तो उसको इस साल डिविडेंड मिलेगा। एरियर्स ऑफ डिविडेंड एक शब्द होता है, एरियर्स ऑफ डिविडेंड। एरियर्स ऑफ डिविडेंड का मतलब होता है कि जो डिविडेंड पिछले साल नहीं मिला शेयर होल्डर को, क्योंकि प्रॉफिट कंपनी के पास कम था तो कंपनी ने डिविडेंड इशू नहीं किया। मतलब इतना भी कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं था कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे पाए, तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। और अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो उनका ये अधिकार है कि उनको एरियर्स ऑफ डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, बिफोर द डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। कहने का मतलब अगर पहले से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कुछ एरियर बचा हुआ है तो इस साल का डिविडेंड प्लस पिछले सालों का डिविडेंड जो बचा हुआ है वो हम पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेंगे, और उसके बाद अवेलेबल प्रॉफिट अगर बचेगा तो उस प्रॉफिट से हम इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे, नहीं बचेगा हम पेमेंट नहीं करेंगे। ऐसा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में होता है अगर कंपनी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू की है तो। अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो ऐसा कोई भी एरियर ऑफ डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब रात गई बात गई, अगर आपको पिछले साल डिविडेंड नहीं मिला तो उसका इस साल कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो। ठीक है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो करेंट ईयर का डिविडेंड आपको मिलेगा, लेकिन पिछले साल का जो डिविडेंड नहीं मिला था वो डिविडेंड नहीं मिलेगा नॉन क्यूमुलेटिव के केस में। अगर क्यूमुलेटिव है तो आपको पिछले 3 सालों का डिविडेंड मिलता है, पिछले 3 सालों का। ठीक है, उससे पहले का डिविडेंड नहीं मिलता है। जब मैंने क्लास 11th में पढ़ाया होगा तो मैंने पिछले 5 सालों का डिविडेंड बोला होगा, अगर आपको याद है तो। उसमें अमेंडमेंट हो गया है,
अब पिछले 3 सालों के डिविडेंड पर ही अधिकार है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। ठीक है, अगर 3 साल से पुराना कोई डिविडेंड है तो वो कहां चला जाएगा, वो अंध खाते में, बंद खाते में चला जाएगा, वो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर उस एग्जांपल को हम लोग लेके चलते हैं तो बोलता है एक कंपनी ने 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं 7% के, मतलब 7% उसको मिलेगा, 7% उसको डिविडेंड मिलेगा। 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं 7% वाले, और इनकी कीमत कितनी है, एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है। ठीक है, और बोलता है 2 साल का डिविडेंड पे नहीं हुआ है। आइए एक केस है, मैं ये केस आपको समझा देता हूं कि कैसे ये केस है। इस केस को समझ लीजिएगा तो आपको क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव पूरा पक्का तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक कंपनी के पास 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एक प्रेफरेंस शेयर की कीमत 100 रुपए है, देयरफॉर टोटल मनी जो प्रेफरेंस शेयर से आया होगा वो हो जाएगा 10,000 गुने 100, मतलब 10 लाख रुपया। ठीक है, इस पे डिविडेंड का रेट है 7%, तो कितना रुपया आ जाएगा, 10 लाख का 7%, 70,000 रुपया। ठीक है, कंपनी ने 3 सालों की बात करी है, 2016, 2017, 2018, 3 सालों की बात करी है। बोलता है 70,000 रुपया डिविडेंड 2016 में और 70,000 रुपया डिविडेंड 2017 में, ये दोनों साल का अनपेड रह गया था। अनपेड क्यों अनपेड रह गया था भाई, हमारे पास में पैसा नहीं रहा होगा इसलिए अनपेड रह गया, हमारे पास 70,000 रुपया प्रॉफिट में नहीं रहा होगा इसलिए अनपेड रह गया। बोलता है और 2018 दिस इज द करंट ईयर, ये अपना करंट ईयर है, तो यहां फिर से 70,000 रुपया डिविडेंड आ गया। 70,000 कैसे निकल रहा है आपको समझ में आ गया होगा, 10 लाख रुपए पे 7% के इंटरेस्ट, 7% के रेट के हिसाब से हमने 70,000 रुपया निकाला है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का ये डिविडेंड होगा 70,000 रुपया। ठीक है, तो ये 70,000 रुपया भाई साहब 3 सालों का है, पिछले 2 साल में नहीं मिला और करंट ईयर का भी खरा हुआ है, तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये पैसा कंपनी का कितना होता है, 2,10,000। तो अगर ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होगा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होगा, तो कंपनी 70,000 रुपया नहीं देगी, कंपनी जब भी चुकाएगी तो ये तीनों पैसा कंपनी को साथ में चुकाना पड़ेगा अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होगा। मतलब कंपनी शुड हैव एनफ प्रॉफिट, दैट इज कंपनी के पास 2,10,000 रुपया होना चाहिए। ठीक है, अब आप दूसरा सवाल कर सकते हैं कि सर इफ पॉसिबल कंपनी के पास 2 लाख रुपया हो तो इट इज एनफ टू पे दिस एंड दिस डिविडेंड, इसको अगर छोड़ भी देते हैं तो सर ये और ये तो पे हो सकता है, तो ना भैया ये दोनों डिविडेंड पे नहीं होगा। जब भी होगा एरियर और करंट, एरियर और करंट सब क्या होगा, साथ में पेमेंट होगा। अगर एरियर और करंट साथ में पेमेंट नहीं होगा तो आप सिर्फ एरियर पेमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब आपके पास इनफ प्रॉफिट होना चाहिए 2,10,000 कम से कम। किस केस में, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में। और अगर यही नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होता तो रात गई बात गई, साल खत्म हुआ प्रॉफिट का राइट भी खत्म हो गया, तब सिर्फ आप किस चीज के भागीदार हैं, सिर्फ आपको ये 70,000 रुपया पेमेंट कंपनी करेगी। ठीक है, तो ये है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में डिफरेंस। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़े। बस यही, पहले ये 5 साल तक था लेकिन अब सिर्फ 3 साल तक है, मतलब प्रीवियस 3 इयर्स, मतलब एक और पीछे साल हो सकता है, एक साल और पीछे हो सकता है, 2015 यहां का 70,000 हो सकता है। अगर मान लो 2014 का भी 70,000 रुपया था तो ये 2014 का 70,000 रुपया 2018 में आके खत्म हो जाएगा। आप करंट ईयर से पिछले 3 साल तक का काम कर सकते हैं, ओनली 3 years prior to the current year। बोलिए भाई, चलें आगे बढ़ें। हो गया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का समझ आ गया, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव समझ में आ गया।
ठीक, चलिए आगे बढ़ी। क्या होगी हमको क्या पता कहाँ तुम उसको भेज दिए, पापा घूमते मार हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ हेलो बोलिए। कंटिन्यूअस 3 ईयर बेटा करंट ईयर के अलावा है, करंट ईयर के अलावा कंटिन्यूअस 3 ईयर है। ठीक है, 3 ईयर प्रायर टू द कंटिन्यूअस ईयर। ठीक है, सामने वाले साल के अलावा एरियर 3 सालों का हो सकता है बेटा, एरियर कैन बी ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल का एरियर हो सकता है। तो एरियर का मतलब क्या हुआ, पिछले साल, पहले का। एरियर का मतलब होता है पहले का, तो फर्स्ट एरियर, सेकेंड एरियर, थर्ड एरियर। ठीक है, अगर 2019 यहां साल हो जाता, ठीक है, तो फिर 2015 वाला एरियर वहां कैलकुलेट नहीं होता, 2016, 17, 18 3 साल का एरियर कैलकुलेट होता। बताइए कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। ठीक है, ऑन द बेसिस की प्रॉफिट आपका एरियर के रूप में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, आइए देखिए इसका डेफिनेशन समझिए और इसका क्या मतलब है इसको समझिए। बोलता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं, the article of association of a company may provide that after dividend has been paid to the equity shareholders, the holders of preference shares will also have a right to participate in the remaining profit. The preference shares carry this right are called participating preference shares and non participating। आइए participating और non participating समझाने के लिए एक एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल से देख के समझ लीजिए। इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन से अच्छा है कि एग्जांपल देखिए और क्वेश्चन समझिए। हमने बोला हमारे पास में ईबीआईटी है। ठीक है, ईबीआईटी का मतलब हो गया अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 5 लाख रुपया। हमने इसमें से इंटरेस्ट माइनस किया, मान लीजिए कि इंटरेस्ट हमारे पास में 50,000 रुपया था, किसी लोन पर का इंटरेस्ट था 50,000 रुपए का, 4.5 लाख रुपया अपने पास में आ गया। माइनस हमने टैक्स किया, मान लीजिए 1 लाख रुपए का टैक्स है, मैं कोई फिगर ऐसे नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 1 लाख रुपए का टैक्स है तो मेरे पास प्रॉफिट बचा 3.5 लाख रुपया। अब इस 3.5 लाख रुपए में से फर्ज कीजिए, इमेजिन कीजिए प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जो है, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है अपन का 1.5 लाख रुपए का, निकाल दिया हमने, 2 लाख रुपया बचा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होता है, मतलब जो पैसा प्रेफरेंस को देने के बाद बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को एट्रीब्यूट किया जाता है। अब यहां से मैंने 2 चीज करी, 2 पखवाड़ा बांटा, 2 पोर्शन बांटा। मैंने बोला कि ये पूरा पैसा हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट के रूप में नहीं देंगे, हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को 1.5 लाख रुपया ही देंगे। मतलब हम डिविडेंड, डीपीआर मेरा 1.5 लाख रुपया रहेगा। ठीक है, डिविडेंड पेबल जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरा कितना रहेगा, 1.5 लाख रुपया, और 50,000 रुपया हम रिटेन्ड अर्निंग्स करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स। दिस इज द सरप्लस प्रॉफिट। ठीक है, यही वो सरप्लस प्रॉफिट है जो डिफाइंड है। दिस इज द सरप्लस विच इज नॉट पेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स एज इक्विटी डिविडेंड। बोलता है अगर हमने ऐसा कुछ छोड़ा, ठीक है, तो ये वाला जो डिविडेंड पेबल प्रॉफिट है, डिविडेंड पेबल प्रॉफिट, ठीक है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमॉन्ग शेयर ईएसएच, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, 1.5 लाख रुपया जो है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आप यहाँ ईपीएस निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास में 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो हर इक्विटी शेयर होल्डर को 1.5 रुपया मिलेगा। ठीक है, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, हर इक्विटी शेयर होल्डर को कितना रुपया मिलेगा, 1.5 रुपया मिलेगा। अब अपने को बात इसकी नहीं करनी है, इस बार बात अपने को इसकी करनी है, जो सरप्लस प्रॉफिट कंपनी के पास बच गया। ठीक है, अब बोलता है कि हमारे पास में 2 तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, पहला होता है पार्टिसिपेटिंग और दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। बोलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देके कंपनी के पास जो सरप्लस प्रॉफिट बचा है, अगर उस सरप्लस प्रॉफिट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले भी हिस्सा लेंगे तो ऐसे अधिकार वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं।
कहने का मतलब इस 50,000 को जब भी फ्यूचर में कंपनी बांटेगी, इस बंटवारे में अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले भी शामिल हो जाएं, तो वैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले शामिल हो सकते हैं जिनके पास में पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। ठीक है, मतलब जिनको अधिकार होगा सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का। अगर उनको सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है तो वो नॉन पार्टिसिपेटिंग कहलाएंगे। अब डेफिनेशन को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बोलता है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी में प्रोवाइड, ऐसा प्रोवाइड कर सकती है कि आफ्टर डिविडेंड हैज बीन पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, आफ्टर डिविडेंड हैज बीन पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये वाला पोर्शन, द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर विल ऑल्सो, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनके पास भी अधिकार है टू पार्टिसिपेट, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके इन द रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या, तो रिमेनिंग प्रॉफिट यही मैंने यहां पे निकाल के आपको दिखाया। अगर इसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार है तो दे आर कंसिडर्ड एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर अधिकार नहीं है तो दे आर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एंड दैट इज एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, दैट कंपनी विल इश्यू अ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी पार्टिसिपेटिंग इशू करेगी कि नॉन पार्टिसिपेटिंग इशू करेगी, ये होल एंड सोल कंपनी का अधिकार है। किसका अधिकार है, कंपनी का अधिकार है। ठीक है, कंपनी अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखती है कि ये पार्टिसिपेटिंग है तो पार्टिसिपेटिंग होंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो नॉन पार्टिसिपेटिंग होंगे। इंडिया में मोस्टली 99% प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं। ठीक है, इंडिया में 99% शेयर्स जो इशू किए जाते हैं वो नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं। एक बार में उनको पैसा दे दिया जाता है और बाकी पैसों पे फिर सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ज्यादा इंडिया में नॉन पार्टिसिपेटिंग ही होते हैं। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग का क्या डेफिनेशन बोलता है, प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच डू नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट, जिनके पास सरप्लस प्रॉफिट में शामिल होने का अधिकार नहीं है, वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ठीक है, बहुत कम कंपनी, मेरे हिसाब से तो मैं एक भी कंपनी का ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा जिन्होंने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर तैयार ही नहीं होगा ना। इक्विटी शेयर होल्डर तो बोलेगा कि चलो एक बार पहले ही हम उसको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड दे दिए। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स को एक बार हम ऐसे ही पहले ही फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड दे दिए और ऊपर से जो सरप्लस प्रॉफिट बचा हुआ है उसमें भी फिर उसको हिस्सेदारी दें, तो ऐसा करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स रेडी नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई इंडिया में बहुत कम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं। इंडिया में क्या, वर्ल्ड वाइड बहुत कम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं। कोई दिक्कत पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। रिक्वायरमेंट बोले तो जब बता तो दिए बेटा कि जब उसके पास वो जब सरप्लस प्रॉफिट में उसको हिस्सेदारी मिल सकती है, ये अधिकार है कि सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल सकती है, तो वो पार्टिसिपेटिंग कहलाएगा। हम क्वेश्चन नहीं, मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हैं ये हम नहीं समझ पाए। उसका कंडीशन तो हम आपको उतने देर से समझा ही दिए कि भाई जब बचे हुए प्रॉफिट में हिस्सेदारी का अधिकार हो तो पार्टिसिपेटिंग, वरना नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब बताइए और क्या पूछना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ, हाँ तो वही तो कह रहे हैं ना बेटा कि जिनको मिलेगा वो पार्टिसिपेटिंग कहलाएंगे, जिनको नहीं मिलेगा वो नॉन पार्टिसिपेटिंग कहलाएंगे। ये जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया जाएगा तभी उसमें डिक्लेयर होगा कि वो पार्टिसिपेटिंग है कि नॉन पार्टिसिपेटिंग है। काम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो पैसा देते हैं, ठीक है, तो वो पैसा देंगे। अगर उन्होंने पैसा देते टाइम कंपनी से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कंपनी से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कंपनी से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, कि आप सरप्लस प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी ले सकते हैं, तो उनका नाम प्रेफरेंस पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स पड़ जाएगा। ठीक है, अगर कंपनी उनको सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देगी तो वो कंपनी के ऊपर चिल्ला सकते हैं। ठीक है, कंपनी को सू कर सकते हैं, कंपनी को कोर्ट में खींच सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है नॉन पार्टिसिपेटिंग, जिनको पता ही है खुद पहले से कि भाई मुझे जो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड है वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें बस यही बात है, और दोनों ही पैसा देते हैं, कंपनी को दोनों ही पैसा देंगे। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स जो होंगे उनका जो डिविडेंड का रेट होगा वो कम होगा, उनको कम रेट पे डिविडेंड मिलेगा, और जो नॉन पार्टिसिपेटिंग होंगे उनको ज्यादा रेट पे डिविडेंड मिलेगा।
क्योंकि पार्टिसिपेटिंग वाले को फिर एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी मिलेगी, इसीलिए उनको पहले जो प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा वो कम रेट पे मिलेगा, और नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले का रेट क्या होगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले का रेट ज्यादा होगा। और कुछ आप वहां जाके बैठे, पंखा और कुछ क्या कह रहे हैं, वही तो पूछ रहे थे। अच्छा ठीक है, ठीक, ओके, आप समझ में आ गया आपको, ठीक है, चलिए, ओके। तो पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग क्लियर हो गया, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव क्लियर हो गया। अब तीसरा स्टेज है, तीसरा टाइप है, उसको देखिए। अगला बोलता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, आप सीधे बैठिए, सीधे बैठिए, नींद नहीं आएगा, एकदम ऐसे सीधे बैठिए, ठीक है। हाँ, चलिए, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो कन्वर्टेबल, कन्वर्ट प्लस एबल मतलब कि जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है, नॉन कन्वर्टेबल मतलब जिसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। So convertible preference shares are those preference shares which can be converted into equity shares at the option of the company, not at the option of the holder. वो होल्डर के ऑप्शन पे नहीं है, वो किसके ऑप्शन पे होता है, कंपनी के ऑप्शन पे। कंपनी अगर चाहे तो उन प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर सकती है इक्विटी शेयर्स में। अगर वैसे प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए गए हैं तो दे विल बी कंसिडर्ड एज convertible preference shares, ठीक है। एंड नॉन कन्वर्टेबल आर दोज विच कांट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, दे विल रिमेन एज द प्रेफरेंस शेयर्स टिल देयर कंप्लीट लाइफ टाइम, ठीक है। वो अपने कंप्लीट लाइफ टाइम तक प्रेफरेंस शेयर्स ही बने रहेंगे, ठीक है। तो बोलता है कन्वर्टेबल, जरूरी नहीं है कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर ही दिए जाएं, दैट आर एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी को लगता है कि कन्वर्ट करना जरूरी है, कन्वर्ट कर दें तो कंपनी कन्वर्ट कर देगी। अब लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिसने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिए हुए हैं और वो चाहे हल्ला मचाए कि मेरा शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो उसके कहने पे इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है कि दैट इज एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के ऑप्शन के ऊपर है कि कंपनी कन्वर्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। अगर कंपनी कन्वर्ट करेगी तो प्रेफरेंस शेयर्स कैंसिल करेगी और उतने ही वैल्यू का इक्विटी शेयर्स क्या कर देगी, इशू कर देगी। तो दीज आर कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। अगला है रिडीमेबल एंड नॉन इररिडीमेबल। इररिडीमेबल का दूसरा नाम नॉन रिडीमेबल भी होता है, ठीक है। रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल, रिडीम प्लस एबल। रिडीम का मतलब होता है किसी चीज का पैसा जब चुका दिया जाता है तो उसको कहते हैं रिडीम करना, ठीक है। रिडीम एबल मतलब ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जिसका पैसा कंपनी एक निश्चित समय के बाद शेयर होल्डर को चुका देगी। कहने का मतलब शेयर होल्डर से शेयर ले लेगी, शेयर्स कैंसिल कर देगी और पैसा चुका देगी। मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का लाइफ टाइम निश्चित होता है, ठीक है। देख लीजिए डेफिनेशन, बोलता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर रिडीम्ड बाय द कंपनी एट द टाइम स्पेसिफाइड। जो समय बताया गया है उस समय पे इन शेयर्स का पैसा कंपनी चुका देगी। नॉट एक्सीडिंग, इसमें एक लाइन जोड़ा है इंडिया के हिसाब से, not exceeding 20 years from the date of issue for their repayment or earlier। कहने का मतलब इंडिया में अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाएंगे तो उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड कितने दिनों का होता है, 20 साल का होता है, ठीक है। 20 साल पूरा होने से पहले अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उसका पैसा कंपनी शेयर होल्डर को चुका देगी, ठीक है। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि वैसे प्रेफरेंस शेयर्स जो इशू किए गए हैं जिनका पैसा कंपनी तब तक नहीं चुकाएगी जब तक कंपनी वाइंड अप ना हो जाए।
कहने का मतलब कंपनी के बंद होने पे ही जिस तरह के प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा चुकाया जाएगा, अगर वैसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनको हम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। Irredeemable preference shares are those preference shares the amount of which can be returned by the company to the holder of such shares when the company is wound up. ठीक है, कंपनी जब बंद होगी तभी उस तरह के शेयर्स चुकाए के पैसे चुकाए जाएंगे। और आगे एक लाइन कॉशियसली लिखा हुआ है कि भाई इंडिया में इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना कंपनीज एक्ट ने प्रोहिबिट किया है। कहने का मतलब इंडिया में जब भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाएंगे वो रेडीमेबल ही होंगे और उनका मैक्सिमम टाइम लाइफ इंटरवल 20 साल का होगा। मतलब एक कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, इंडियन कंपनीज एक्ट को फॉलो करती है, वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, वो भी ऐसे जिनकी लाइफ 20 साल से ज्यादा की ना हो, until unless up to 20 years। ठीक है, तो ये हो गए आपके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहला क्यूमुलेटिव, दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव, फिर कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल, जिसमें से इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इंडिया में अभी तक अलाउड नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी अलाउ हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी अलाउ हो जाएगा। इंडिया इज वर्किंग ऑन आईएफआरएस। जैसे ही इंडिया आईएफआरएस के ऊपर वर्क करके कंप्लीट करेगा, इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करेगा और कंपनीज एक्ट में भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत सारे चेंज होंगे अगर आपको वर्ल्ड लेवल के करीब आना है। और वर्ल्ड लेवल के करीब आते ही सबसे पहला चेंज कंपनीज एक्ट में यह होगा कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडीमेबल डिबेंचर्स, इन दोनों को इंडिया में अलाउ किया जाएगा। इसके ऊपर काम चल रहा है। बहुत जल्दी इंडिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी अलाउ होंगे और डिबेंचर्स भी इंडिया में अभी इररिडीमेबल अलाउ नहीं है, वो भी बहुत जल्दी अलाउ हो जाएंगे। ठीक है, तभी आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कंफर्म कर पाएंगे, वरना आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से कमजोर रह जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया पे इस ट्रांजिशन पे वर्क चल रहा है। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। ठीक है, इंडिया में इस ट्रांजिशन पे वर्क चल रहा है। नाकास जो नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, प्लस जो सीए इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की आईएफआरएस की ड्राफ्टिंग कमिटी है, ये दोनों कमिटी इस पे बहुत तेजी से वर्क कर रही है और बहुत जल्दी ये अमेंडमेंट हो सकता है। जब आप सीए में पहुंचे, जब आप सीए इंटर में पहुंचे, ठीक है, या सीए फाउंडेशन में पहुंचे, ये चेंजेस तब तक आ गए हों और आपको ये चेंजेस पढ़ना पड़े कि नहीं, इंडिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करना अलाउड है और इररिडीमेबल डिवेंचर्स भी इशू करना अलाउड है, जो बच्चे सीए की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो वो लोग हो सकता है इस चीज को बहुत जल्दी 1 से 2 साल में ये अमेंडमेंट आने वाला है, आ जाएगा। चलिए, तो इतना था प्रेफरेंस शेयर्स की कहानी। तो आप कितने तरह के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के? आप इशू कर सकते हैं पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, आप इशू कर सकते हैं क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, आप इशू कर सकते हैं कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, लेकिन आप अभी सिर्फ रिडीमेबल इशू कर सकते हैं। इररिडीमेबल इशू करना अभी इंडिया में अलाउड नहीं। तो ये पूरी प्रेफरेंस शेयर्स की कहानी थी। प्रेफरेंशियल राइट्स कल डिस्कस किए थे, टाइप्स आज डिस्कस कर दिए, हो गया भैया प्रेफरेंस शेयर्स खत्म। नेक्स्ट अब हमारे पास में जो सेकंड क्लास है वो है इक्विटी शेयर्स, सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। ठीक है, सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में इक्विटी शेयर्स क्या डेफिनेशन देता है? बोलता है इक्विटी शेयर्स आर दोज व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, जैसे पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन है कि पब्लिक कंपनी इज दैट व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, तो सेम उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स का डेफिनेशन है, इक्विटी शेयर्स का डेफिनेशन है। बोलता है जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है। तो कहने का मतलब जिन शेयर्स के ऊपर 2 प्रेफरेंशियल राइट्स ना हो, पहला राइट डिविडेंड मिलने का और दूसरा राइट पहले पैसा मिलने का वाइंडिंग अप पे, अगर वैसे शेयर्स नहीं है तो दूसरे टाइप के शेयर्स इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। ठीक है, आइए, बोलता है इक्विटी शेयर्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लास ऑफ शेयर्स एंड कैरी द मैक्सिमम रिस्क एंड मैक्सिमम रिवार्ड। रिस्क भी सबसे ज्यादा यही है, रिवार्ड भी सबसे ज्यादा यही है।
of the business, the risk being losing part of all the value of shares if the business incurs losses. रिस्क है कि भैया अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो अपने को कुछ नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा रिस्क है। और रिवार्ड है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ उतना ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह के शेयर्स हमारे कहलाते हैं इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो दो तरह के शेयर्स हो गए, एक प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, एक इक्विटी शेयर्स हो गए। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखा हुआ है, आप चाहें तो डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के बीच में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूं, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं। पहला बोलता है राइट टू डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स के पास में फिक्स्ड राइट है, इक्विटी शेयर के पास में ये राइट नहीं है। इक्विटी शेयर्स को तभी पैसा मिलेगा जब प्रेफरेंस को पे करके बचेगा। राइट रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है कि उसको इतने रेट पे डिविडेंड मिलेगा। इक्विटी शेयर्स का कोई रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं है। एरियर ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स पे अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो आपको एरियर मिल जाएगा, लेकिन इक्विटी शेयर्स कोई से भी हो आपको कभी भी एरियर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर एक साल में लॉस हो गया तो उस साल का कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, भूल जाइए। आपको अगले साल में पिछले साल का कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है किसी भी हाल में। आगे कन्वर्टिबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए गए हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स में कोई कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना ही है, क्योंकि इंडिया में अभी सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अलाउड हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स में रिडीम करने का कोई चक्कर नहीं होता है। इक्विटी शेयर्स तब तक चलेंगे जब तक कंपनी वाइंड अप ना हो जाए। वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को स्पेशल वोटिंग राइट्स है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, जब कंपनी उनको राइट अलाउ करती है, लेकिन इक्विटी शेयर्स के पास कोई राइट नहीं है। रिफंड ऑफ कैपिटल, वाइंडिंग अप पे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा, तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा। और राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, तो भैया मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई राइट नहीं होता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंप्लीट राइट होता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, तो ये आपका इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की कहानी थी। ठीक है, हम लोग यहीं पे आज का क्लास एंड करते हैं। हम लोग इससे आगे का जो टॉपिक वगैरह है ये सब जब नेक्स्ट क्लास मंडे को अपनी 11 बजे होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक दिन और थ्योरी में लगेगा, तभी जाकर के हम लोग इसको कंप्लीट कर पाएंगे। थोड़ा सा और थ्योरी रह गया है जिसको कि कंप्लीट करना है, और रिकंसिलेशन वाला जो पार्ट है उसको भी हम मंडे को ही करें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, मंडे को हम लोग रिकंसिलेशन और थ्योरी करके और तब फिर आगे देखेंगे कि क्या पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, उसको फिर हम लोग 2-4 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। क्या है, हाँ कल कंप्लीट छुट्टी है, कल कोई भी क्लास आपकी नहीं होगी, ना मॉर्निंग की क्लास, ना कंपनी की क्लास, ना शाम की क्लास, कल कंप्लीट हॉलीडे। ठीक है, फिर सब कुछ एज शेड्यूल्ड, क्योंकि कल मैं हूं ही नहीं, कल मैं मुजफ्फरपुर में हूं ही नहीं। ठीक है, कल सुबह सुबह ही मुझे निकलना है। ठीक है, तो कल, और मैं आऊंगा लेट नाइट में, तो कल मैं नहीं हूं, तो इसी वजह से आज कल कंप्लीट छुट्टी है। परसों से आपका एज शेड्यूल्ड जैसे चलता है वैसे सब कुछ चलेगा। सुबह 7 बजे, फिर 11 बजे, फिर शाम को 7 बजे। हाँ, और शाम को 7 बजे मंडे को मैं मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर शुरू करूंगा। तो भाई जिन लोगों का नया चैप्टर से स्टार्ट करना है इकोनॉमिक्स में, वो लोग ऐड होकर के अपना नया चैप्टर शुरू कर लेंगे, मनी एंड बैंकिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग और उसके बाद गवर्नमेंट बजट, ये 2 चैप्टर बचा हुआ है, तो ये 2 चैप्टर जिसको अगर पढ़ना है तो वो पढ़ के खत्म कर सकता है अपना। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू बेटा।